नमस्कार दोस्तों, यह एक दिलचस्प सवाल है कि आज दुनिया जिसे नव वर्ष की पहली तारीख के रूप में मनाती है, पहली बार दुनिया में उसे किसने और कब मनाया था? क्या जनवरी हमेशा से साल का पहला महीना था? आइए हम इस दिलचस्प सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। मानव सभ्यता के इतिहास में समय गणना और नए वर्ष चक्र का निर्धारण केवल एक खगोलीय घटना नहीं, एक जटिल सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रक्रिया रही है। वर्तमान समय में विश्व जिस 1 जनवरी को नव वर्ष के रूप में मनाता है, उसके पीछे लंबा और दिलचस्प इतिहास छुपा हुआ है। प्राचीन काल में वर्ष का अंत और प्रारंभ किसी विशिष्ट प्रकृति या खगोलीय संकेतों पर निर्भर होती थी। इतिहास में पहला नव वर्ष के उत्सव का जिक्र 2000 BCE में मेसोपोटामिया की बेबीलोनियन सभ्यता में मिलते हैं। बेबीलोनियन लोग नव वर्ष को बसंत विषुव के समय मनाते थे, जो मार्च के उत्तरार्ध में होता था। यह वह समय था जब दिन और रात बराबर होते थे और प्रकृति के पुनर्जन्म के प्रतीक माने जाते थे। बेबीलोन के इस उत्सव को अकीतू कहा जाता था। बेबीलोनियाई लोगों का मानना था कि इस समय उनके देवता मर्दुम ने समुद्र की देवी तियामत पर विजय प्राप्त की थी, जिससे ब्रह्मांड की व्यवस्था फिर से स्थापित हुई। वहीं मिस्रवासी नए साल की शुरुआत सीरियस तारों के उदय के साथ करते थे, जो जुलाई के मध्य में होता था और नील नदी में आने वाली बाढ़ का संकेत देता था। फेनेसियन और फारसी लोग शरद विषुव यानी सितंबर के मध्य अपना नया साल मनाते थे, जबकि प्राचीन यूनानी इसे शीतकालीन संक्रांति के समय मनाते थे। रोम के सबसे पहले राजा और संस्थापक रोमुलस द्वारा स्थापित प्रारंभिक रोमन कैलेंडर केवल 10 महीनों का होता था, जिसमें कुल 304 दिन थे। इस कैलेंडर की शुरुआत मार्टियस यानी मार्च महीने से होती थी, जिसका नाम युद्ध के देवता मार्स के नाम पर रखा गया था। इस कैलेंडर की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इसमें सर्दियों के लगभग 50-60 दिनों के लिए कोई विशिष्ट महीना या दिन आवंटित नहीं थे। इसे एक प्रकार का मृत समय माना जाता था। रोम के दूसरे राजा नुमा पोम्पिलियस 715 BCE ने इस खामी को दूर करने के लिए कैलेंडर में 2 नए महीने जोड़े, जानवारिस जनवरी और फेब्रुआरिस फरवरी। इस प्रकार रोमन वर्ष 12 महीने का हो गया। मगर गौरतलब यह है, पोम्पिलियस द्वारा जनवरी और फरवरी को कैलेंडर के अंत में जोड़ा गया था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 1 जनवरी को आधिकारिक नागरिक नव वर्ष के रूप में मनाने की शुरुआत 153 BCE में हुई थी। यह बदलाव किसी खगोलीय गणना के बजाय एक प्रशासनिक और सैन्य निर्णय का परिणाम था। रोमन गणराज्य में नए निर्वाचित कौंसुल को 15 मार्च को अपना पद ग्रहण करना था। मगर चूंकि रोम युद्ध के मुहाने पर खड़ा था, इसलिए रोमन सीनेट ने महसूस किया कि यदि नए कौंसुल 15 मार्च तक प्रतीक्षा करते हैं, तो वह युद्ध के लिए अपनी सेना को संगठित करने में बहुत देर कर देंगे। परिणाम स्वरूप सीनेट ने पद ग्रहण करने की तिथि को पीछे खींचकर जनवरी की कैलेंडर 1 जनवरी कर दिया। चूंकि रोमन अपने वर्ष का नामांकन तत्कालीन कौंसुलों के नाम पर करते थे, इसलिए प्रशासनिक रूप से 1 जनवरी वर्ष का नया आरंभ बिंदु बन गया। मगर प्रथम शताब्दी आते आते रोमन कैलेंडर अत्यधिक त्रुटिपूर्ण हो चुका था। इसमें अनियमित रूप से अतिरिक्त महीने जोड़ने की प्रथा थी, जिसका उपयोग पुजारी और राजनीतिज्ञ अपने कार्यकाल को बढ़ाने या शत्रुओं के कार्यकाल को छोटा करने के लिए करते थे। 46 BCE तक यह कैलेंडर वास्तविक सौर ऋतुओं से लगभग 90 दिन पीछे चला गया था। जूलियस सीजर ने अपने मिस्र प्रवास के दौरान वहां के अधिक सटीक और सौर कैलेंडर के बारे में जाना। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया के खगोल शास्त्री सोसीगेनस की सहायता से एक क्रांतिकारी सुधार लागू किया। इस सुधार के तहत वर्ष 46 BCE को 445 दिनों का बनाया गया, ताकि कैलेंडर और ऋतुओं का तालमेल फिर से बैठ सके। इसे इतिहास में लास्ट ईयर ऑफ कंफ्यूजन यानी भ्रम का अंतिम वर्ष
वर्ष कहा गया है। एक नया सौर कैलेंडर शुरू किया गया जिसमें एक वर्ष 365 दिनों का होता था और हर 4 साल में फरवरी के अंत में एक अतिरिक्त दिन यानी लीप वर्ष जोड़ने का नियम बनाया गया। जूलियन कैलेंडर 1 जनवरी 45 BCE से प्रभावी हुआ और यह पूरे रोमन साम्राज्य में समय गणना का मानक बन गया, लेकिन इसमें एक सूक्ष्म गणना त्रुटि छुपी हुई थी। सोसीगेनेस ने एक सौर वर्ष को 365.25 दिनों का माना, जिससे वास्तविक सौर वर्ष से प्रति वर्ष लगभग 11 मिनट की यह मामूली त्रुटि 128 वर्षों में पूरे एक दिन का अंतर पैदा कर देती थी। 16वीं शताब्दी तक कैलेंडर सौर चक्र से लगभग 10 दिन आगे निकल चुका था। पोप ग्रेगरी 13 ने इस विसंगति को दूर करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की। उस समिति ने 4 अक्टूबर 1582 के अगले दिन को सीधे 15 अक्टूबर 1582 घोषित कर दिया। अब शताब्दी वर्ष जैसे 1700, 1800, 1900 लिप वर्ष तभी होंगे जब वो 400 से पूरी तरह विभाजित हो सके। ग्रेगोरियन सुधार ने आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी को फिर से वर्ष की पहली तिथि के रूप में स्थापित किया, मगर अभी भी सब कुछ ठीक नहीं था। इस कैलेंडर को पूरी दुनिया ने स्वीकार नहीं किया। ग्रेट ब्रिटेन और उसके उपनिवेश, जिसमें तत्कालीन अमेरिका और भारत के कुछ हिस्से भी शामिल थे, 1752 ईस्वी तक जूलियन कैलेंडर और 25 मार्च के नव वर्ष पर ही टिके रहे। 18वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटेन और बाकी यूरोप के बीच 11 दिनों का अंतर हो गया था, जिससे व्यापार और पत्राचार में भारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। अंततः ब्रिटिश संसद ने कैलेंडर एक्ट 1750 पारित किया। इसके तहत वर्ष 1751 केवल 282 दिनों का रहा, 25 मार्च से 31 दिसंबर तक। अगला वर्ष 1 जनवरी 1752 से शुरू हुआ और 1752 ईस्वी के सुधार के बाद भारत में भी आधिकारिक कार्यों के लिए 1 जनवरी ही वर्ष की शुरुआत बन गई। सनातन संस्कृति में नया साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से मनाया जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी और काल गणना का आरंभ भी इसी दिन से माना जाता है। मान्यता है कि सतयुग का आरंभ भी इसी तिथि से हुआ था। ऐतिहासिक रूप से इसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने 57 BCE में की थी। यह अंग्रेजी कैलेंडर से लगभग 57 साल आगे चलता है। राजा विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त करने की खुशी में इस संवत की शुरुआत की थी। इस समय बसंत ऋतु का आगमन होता है, पेड़ों पर नई पत्तियां आती है और प्रकृति पुनर्जीवित हो जाती है। यह किसानों के लिए नए फसल के आगमन का समय होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्य अपनी पहली राशि मेष में प्रवेश की तैयारी कर रहे होते हैं, जिससे नए खगोलीय चक्र की शुरुआत होती है। भारत के अलग अलग राज्यों में सनातन नव वर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जहां महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पाड़वा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगादी, कश्मीर में नवरेह, सिंधु समाज में चेटी चंड और उत्तर भारत के क्षेत्र में चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन। विक्रम संवत भारत का सबसे लोकप्रिय प्राचीन कैलेंडर है। नेपाल में यह आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग में लाया जाता है। भारत में भी हमारे सभी त्योहार, शादी, ब्याह, शुभ मुहूर्त इसी के अनुसार देखे जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया। इसका उपयोग सरकारी गजट, ऑल इंडिया रेडियो और कैलेंडरों में किया जाता है। शक संवत और विक्रम संवत में एक दिलचस्प समानता यह है कि भले ही इसकी शुरुआत का समय अलग अलग हो, लेकिन दोनों के महीनों के नाम एक ही हैं और दोनों ही कैलेंडर चैत्र महीने से ही शुरू होते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वैश्विक गणना में एक रूपता और गणितीय सरलता के लिहाज से 1 जनवरी का महत्व अधिक है, क्योंकि इसे पूरी दुनिया एक साथ अपनाती है। वहीं हम बात करें वैज्ञानिक पद्धति, प्रकृति और अंतरिक्ष के साथ तालमेल बिठाने की, तो विक्रम संवत अधिक वैज्ञानिक है, क्योंकि यह पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। तभी तो
तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना यह त्योहार नहीं है, अपनी यह रीत नहीं है, अपना यह व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती सर्दी से आकाश भी कोहरा लाया है, फूलों में भी गंध नहीं, बागों में पतझड़ छाया है। यह धुंध अभी गहराएगी, सर्दी बहुत सताएगी, है अपना यह त्योहार नहीं है, अपना यह व्यवहार नहीं। ऋषियों की इस धरती पर चैत्र शुक्ल पक्ष आ जाने दो, प्रकृति का यौवन आने दो, खेतों को लहराने दो, चहुं ओर खुशी छा जाने दो। जब धरा पे छा जाएगा हर्ष, तभी मनाएंगे अपना पावन नव वर्ष, तभी मनाएंगे अपना पावन नव वर्ष। अगर वीडियो से कुछ भी जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके एक क्लिक से ऐसे महत्वपूर्ण विषय और भी लोगों तक पहुंचते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।